हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में ईथर है ना के बारे में डिस्कशन कर लिया था, बनाने की विधि, रासायनिक गुण, उपयोग, सारी बातों का डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया था। उसके जस्ट बाद इस चैप्टर में आपके कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनका डिस्कशन आज मुझे आपसे करना है। इसमें से ये शॉर्ट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो देखिएगा, पहला प्रश्न क्या है कि ईथर में पराक्साइड का परीक्षण। देखिए, ये छोटा प्रश्न आता 3 नंबर में या 2 नंबर में आ सकता है। क्या आएगा कि ईथर में पराक्साइड का परीक्षण कैसे किया जाता है ना। और पराक्साइड का परीक्षण, यदि इसमें पराक्साइड उपस्थित है तो उसे कैसे दूर किया जाता है ना। यानी ईथर में पराक्साइड की उपस्थिति तथा उसे दूर करने के बारे में टिप्पणी लिखिए, है ना। यह कैसे दूर किया जाता है, यह आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है ना। तो चलिए यहां पर देखते हैं कि ईथर में पराक्साइड का परीक्षण। तो पराक्साइड की उपस्थिति की वजह से ईथर क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, उस पराक्साइड से ईथर को बचा करके रखना है। तो देखिए क्या है, सर्वप्रथम अशुद्ध ईथर में पोटेशियम आयोडाइड मिलाकर गर्म करते हैं। यदि बैंगनी रंग की आयोडीन की वाष्प निकलती है तो ईथर में पराक्साइड की उपस्थिति ज्ञात हो जाती है। यानी सबसे पहले क्या करना है ना। लैब में कभी कभी प्रैक्टिकल वगैरह ये करवाए जाते हैं, है ना। छोटे मोटे जो टेस्ट आपके सिलेबस में दिए गए हैं, प्रैक्टिकल्स में उनको करवाया जाता है। तो सबसे पहले क्या है, अगर ईथर में पराक्साइड है या नहीं है, इसके लिए आप क्या करेंगे, तो एक में क्या करेंगे कि एक परखनली में, है ना, आप ईथर को ले लेंगे, है ना। ईथर को ले करके उसमें क्या करेंगे कि आप पोटेशियम आयोडाइड मिलाएंगे। के आई लिखा हुआ है, देखिए, ये देखिए, पोटेशियम आयोडाइड मिलाएंगे और उस परखनली को हल्का सा गर्म करेंगे। तो जब गर्म करेंगे तो उसमें भाप के रूप में, यानी उसमें जो वाष्प निकलेगी, जो भाप निकलेगी, अगर वो वाष्प या वो भाप जो निकल रही है बैंगनी रंग की निकल रही है, यानी हल्का वायलेट कलर की निकल रही है, तो इसका मतलब है आपको जो ईथर दिया गया है उसमें पराक्साइड की अशुद्धि उपस्थित है। और अगर बैंगनी रंग की वाष्प नहीं निकल रही है तो इसका मतलब यह है कि ईथर के अंदर पराक्साइड उपस्थित नहीं है ना। तो बिल्कुल आसान टेस्ट है कि आपको परखनली के अंदर ईथर ले लेना है और उसके बाद उसमें पोटेशियम आयोडाइड मिलाकर के उसको हीट करना है, गर्म करना है। तो जब गर्म करेंगे तो अगर बैंगनी रंग की वाष्प निकल रही है ना, और बैंगनी रंग की वाष्प होती किसकी है, तो आयोडीन की होती है, जो यहां पर लिखा भी हुआ है कि आयोडीन की बैंगनी रंग की वाष्प निकलती है। तो उससे पता चल जाएगा कि ईथर में पराक्साइड उपस्थित है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि पराक्साइड की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए कर लेंगे। अब अगर ईथर में पराक्साइड उपस्थित है तो उसे दूर कैसे किया जाएगा, यानी उसे कैसे शुद्ध किया जाएगा, कैसे उसको हटाया जाएगा, तो उसके लिए जस्ट आगे लिखा हुआ है, देखिए यहां पर लिखा पराक्साइड युक्त ईथर का शोधन, है ना। अब यानी कि जिसमें पराक्साइड था ईथर के अंदर, अब ईथर के अंदर से आपको पराक्साइड हटा देना है ना। और पराक्साइड को दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा कि उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, डाइल्यूट, है ना। तो देखिएगा लिखा हुआ है यहां पर कि पराक्साइड युक्त ईथर को शुद्ध करने के लिए इसमें H2SO4, है ना। और कैसा H2SO4, तो डाइल्यूट H2SO4 मिलाते हैं, क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 का उपयोग बहुत कम जगह पर होता है ना। तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, डाइल्यूट H2SO4 मिला करके गर्म करते हैं, जिससे पराक्साइड ऑक्सीकृत होकर अलग हो जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि तन सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे और उसको गर्म करेंगे। तो जब गर्म करेंगे तो जो पराक्साइड होगा वो ऑक्सीकृत होकर के अलग हो जाएगा और शुद्ध ईथर आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये हो जाता है आपका एक छोटा सा प्रश्न कि ईथर में पराक्साइड कैसे ज्ञात किया जाएगा, उसकी उपस्थिति, और अगर उपस्थिति है तो उसे कैसे दूर किया जाता है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं।
तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या बन सकता है, शॉर्ट प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ईथर में क्यूप्रस ऑक्साइड। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि शुद्ध ईथर में क्यूप्रस ऑक्साइड मिलाकर रखते हैं क्यों, है ना। यानी ईथर अगर शुद्ध है तो उसमें क्यूप्रस ऑक्साइड मिलाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है। तो देखिए उसका रीजन आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है कि शुद्ध ईथर में क्यूप्रस ऑक्साइड मिलाकर रखते हैं क्यों, क्योंकि देखिए सामने लिखा क्योंकि यह पराक्साइड के बनने में ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। यानी ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड है, क्यूप्रस ऑक्साइड है ना, शुद्ध ईथर में पराक्साइड ना बनने पाए इसके लिए ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। यानी ये पराक्साइड को बनने नहीं देता है, और पराक्साइड नहीं बनेगा तो ईथर खराब नहीं होगा, है ना। तो पराक्साइड के बनने को रोकता है ये, है ना। ऋणात्मक उत्प्रेरक का मतलब है उसको बनने नहीं देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ईथर शुद्ध बना रहता है। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद देखिएगा अगला लिखा कि निम्न अणुभार के एल्कोहल जल में विलय होते हैं क्यों। यानी ये कह रहा है कि निम्न अणुभार के जो एल्कोहल होते हैं वो जल में विलय होते हैं, जबकि मान लिया और प्रश्न बढ़ाया जा सकता है, जबकि उच्च अणुभार के एल्कोहल जल में अविलय होते हैं क्यों, समझाइए। ये प्रश्न आपसे एग्जाम में बन सकता है कि निम्न अणुभार के एल्कोहल जल में विलय होते हैं और उच्च अणुभार के एल्कोहल जल में अविलय होते हैं, ऐसा क्यों। तो सीधा सा आंसर है, देखिए एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का गुण पाया जाता है। पानी में डिजॉल्व करने के बाद एल्कोहल जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की वजह से एल्कोहल पानी में पूरी तरीके से मिल जाता है ना। जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग शराब पीते हैं वो पानी के अंदर शराब को डाल देते हैं, है ना, उसको मिला करके पानी में पी जाते हैं। तो वहां पर देखिए शराब क्या है, पानी के अंदर पूरी तरीके से घुल जाती है ना। तो वो इसलिए होता है क्योंकि जो आपका एल्कोहल है वो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है, और हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण एल्कोहल पूरी तरीके से घुल जाता है या पानी में मिल जाता है। ठीक, तो यहां पर इसका आंसर देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि क्योंकि निम्न एल्कोहल में एल्किल समूह छोटा होता है। देखिए एल्कोहल के अंदर क्या होता है, एल्किल समूह होता है। जैसे स्ट्रक्चर के रूप में मैं आपको बता दूं यहां पर ROH, एल्कोहल का सामान्य सूत्र ROH होता है। तो ये OH है हाइड्रोक्सिल समूह। अब ये हाइड्रोक्सिल समूह क्या करता है, यही हाइड्रोक्सिल समूह जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। देखिए इसमें क्या है, ऑक्सीजन है ना, जल में हाइड्रोजन आयन होता है, तो ये क्या करता है, जल के अणुओं के साथ हाइड्रोक्सिल समूह हाइड्रोजन बंध बना लेता है, जिसकी वजह से एल्कोहल खुलता है। लेकिन इसमें जो R है, R का मतलब एल्किल समूह, तो इसका ये वाला जो R समूह है वो क्या होता है, वो आपका जल के प्रति प्रतिकर्षी होता है, यानी जल विरोधी होता है। जल में वो नहीं घुलता, जल को प्रतिकर्षित करता है। तो यहां पर देखिए R कह रहा कि R जो है जल को प्रतिकर्षित करता है, और OH क्या करता है, जल में घुलना चाहता है कि नहीं। तो निम्न एल्कोहल होंगे यानी जिनमें केवल एक R है ना, तो जिनमें केवल एक R है या छोटा एल्किल समूह है, उनके अंदर क्या होगा, एल्किल समूह की संख्या कम हो जाएगी और OH की संख्या ज्यादा हो जाएगी, तो हाइड्रोजन बंध उसके अंदर ज्यादा बन जाएगा। तो प्रतिकर्षित करने वाले की संख्या कम है, आकर्षित करने वाले की संख्या ज्यादा है, तो क्या करेगा, निम्न एल्कोहल पानी में घुल जाएगा। अब जब उच्च अणुभार का एल्कोहल होगा तो उसके अंदर देखिए उच्च एल्कोहल में क्या होगा, उच्च एल्कोहल में एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी। भाई उच्च एल्कोहल का मतलब कैसे, जैसे 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल की बात कर ले, है ना, तो 3 डिग्री एल्कोहल में क्या होगा, 3 एल्किल समूह आ जाएंगे, तो वहां पर एल्किल समूह की संख्या बढ़ने लगती। और एल्किल समूह क्या होता है, तो जल को प्रतिकर्षित करता है, यानी पानी को दूर भगाता है, तो पानी में मिलना नहीं चाहता। तो एल्किल समूह जल विरोधी होता है, जबकि एल्कोहल में उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह जल स्नेही होता है, वो जल में घुलना चाहता है। तो जब एल्किल समूह की संख्या कम होगी तो एल्कोहल पानी में घुल जाएगा, जब एल्किल समूह की संख्या ज्यादा होगी तो एल्कोहल पानी में नहीं घुलेगा, है ना। यही इसका कॉमन आंसर बन जाएगा। अब देखिए यहां पर लिखा भी है आपके सामने, क्योंकि निम्न एल्कोहल में एल्किल समूह क्या होता है, छोटा होता है। छोटा होता है या संख्या में कम होता है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, और OH समूह को जल में विलय बनाने में प्रभावी रहता है ना। यानी जो हाइड्रोक्सिल समूह है निम्न एल्कोहल में
उस हाइड्रोक्सिल समूह को एल्किल समूह घोलने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक, उसके बाद जबकि उच्च एल्कोहलों में एल्किल समूह का आकार बढ़ जाता है, तो उच्च एल्कोहल में एल्किल समूह का आकार बढ़ जाएगा, या कह लीजिए उनकी संख्या बढ़ जाएगी, है ना। और एल्किल समूह जल प्रतिकर्षी होता है, इसलिए वो पानी में घुलेगा नहीं। उसके बाद देखें, और एल्किल समूह की जल विरोधी प्रकृति के कारण, देखिए आ गया, जल विरोधी प्रकृति होती है एल्किल समूह की, तो एल्किल समूह की जल विरोधी प्रकृति के कारण यह OH समूह की जल स्नेही प्रकृति पर प्रभावी रहता है। यानी OH घुलना चाहता है, एल्किल समूह नहीं घुलना चाहता है ना। तो एल्किल समूह की संख्या ज्यादा है तो वो OH को पानी में घुलने नहीं देगा, तो इसीलिए जो उच्च अणुभार के एल्कोहल हैं वो पानी के अंदर विलय नहीं होते हैं या घुलनशील नहीं होते हैं। तो ये हो गए आपके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। चलिए तो डिस्कशन कर लेते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न का। ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसकी काफी संभावना है। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है कि फिनॉल अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित करता है, यानी फिनॉल जो है वो अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित करता है। इस प्रश्न को अलग अलग तरीके से पूछने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे एक ऐसे आपको मिल सकता है, इसी में आपसे जोड़ करके पूछ लिया जाए कि फिनॉल आर्थो और पैरा निर्देशी क्यों होता है, यानी फिनॉल जो है वो आर्थो और पैरा निर्देशी क्यों होता है, यानी उसमें जब कोई रिएक्शन होती है तो आर्थो पर कोई समूह जुड़ता है या फिर उसके पैरा पोजीशन पर जुड़ता है, मेटा पर नहीं जुड़ता है। तो आर्थो और पैरा निर्देशी क्यों होता है, तो उसका भी जवाब इसी आंसर के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपसे यह भी पूछ लिया जाता कि फिनॉल में फिनॉक्साइड आयन के स्थायित्व की व्याख्या कीजिए, है ना। तो तीन प्रश्न यहां से बन सकते हैं कि फिनॉल अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित करता है, फिनॉक्साइड आयन के स्थायित्व की व्याख्या कीजिए, तब भी आपको यही करना होगा। उसके बाद आपसे यह पूछ लिया जाएगा कि जो फिनॉल है वो एल्कोहल से अधिक अम्लीय क्यों होता है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। आर्थो और पैरा निर्देशी क्यों होता है, यह भी आपसे कहा जा सकता है ना। तो इस प्रकार छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर कि अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित करता है, देखिए फिनॉल में होता है, यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर पहले इसका बना देता हूँ फिनॉल का। है ना, तो ये है आपका फिनॉल, आपको पता है कि ये आपका फिनॉल। तो फिनॉल में क्या है, ऊपर लगा हुआ है OH, तो OH इसमें क्या होता है, ध्रुवीय होता है, यानी पोलराइज हो जाता है। पोलराइज का मतलब है प्लस और माइनस चार्ज में। भाई यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन है, और अगर यहाँ पर हम हाइड्रोजन को ओपन कर ले तो देखिएगा इधर, है ना, तो ये है आपका हाइड्रोजन, है ना। तो ये हाइड्रोक्सिल समूह जो फिनॉल पर लगा होता है वो ध्रुवीय होता है ना। ध्रुवीय का मतलब प्लस माइनस चार्ज उत्पन्न हो सकता है, यानी यहां से H+ निकल सकता है, और H+ निकलने के बाद इसमें क्या है कि इस पर जब आ गया आपका नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या करेगा कि इस बेंजीन रिंग के अंदर अनुनाद कर लेता है, प्रोसेस को कहते हैं अनुनाद, है ना। तो ध्रुवीय हाइड्रोक्सिल समूह तथा फिनॉक्साइड आयन के स्थायित्व के कारण, इसका आंसर क्या लिखेंगे कि ध्रुवीय हाइड्रोक्सिल समूह तथा फिनॉक्साइड आयन के स्थायित्व के कारण फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। ये एक लाइन आपको लिख देनी है ना, कि ध्रुवीय हाइड्रोक्सिल समूह इसके अंदर होता है और फिनॉक्साइड आयन के स्थायित्व के कारण फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। ठीक, अब अगर ये डिटेल में लिखने के लॉन्ग प्रश्न में आता है तब इसमें आपको क्या करना होगा, तब आपको बाकायदा से इसकी संरचना, अनुनादी संरचनाएं, फिनॉक्साइड आयन के स्थायित्व की पूरी व्याख्या करनी पड़ेगी, है ना। तो सबसे पहले इसमें देखिए क्या है, मैंने यहां से क्या किया है, अब इसको हाइड्रोजन को हटा देंगे। भाई एसिडिक है, अम्लीय का मतलब क्या, H+ का त्याग करने वाला एसिड होता है, तो यहां से H+ निकल जाएगा। तो यहां पर देख लीजिएगा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये है ना। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। ये क्या है आपका, तो इसको नाम दिया जाता है फिनॉक्साइड
फिनॉक्साइड आयन, ये बनी हुई स्पीसीज फिनॉक्साइड आयन है। अब इस फिनॉक्साइड आयन के अनुनाद स्थायित्व के कारण, अनुनाद होता है इसके अंदर, अनुनाद का मतलब क्या है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन, अब ये देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज, फिर ये क्या करेगा यहाँ पर आ जाएगा बॉन्ड बनाने के लिए इधर, फिर आगे ये अनुनादी संरचनाएं इसकी बनती चली जाएंगी। तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, इस साइड में बना देता हूं इसको। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया, बना दिया ओ। तो ये नेगेटिव चार्ज है आपका, और यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये लोन पेयर में दिखा देता हूँ आपको बना करके इधर, ये तो ये नेगेटिव चार्ज, अब नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए, तो जैसे यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए आएगा ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर अगली बनेगी इसकी, है ना। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ये हो जाएगा, है ना। यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहां लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड है और ये इस पर लगा हुआ है प्लस का चार्ज, तो ये प्लस चार्ज लग गया और ये डबल बॉन्ड। अब ये इलेक्ट्रॉन टूटा है आपका, ये बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगेगा इस जगह पर, है ना। यानी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये वाला बॉन्ड टूट करके यहाँ पर, तो ये वाला फिर बॉन्ड चला जाएगा यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए, जैसे ये यहाँ पर जाएगा तो ये वाला बॉन्ड आपका टूट जाएगा, है ना। तो अगले स्टेप में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर ये बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ बना देते इधर, ये पॉजिटिव चार्ज लगा है, यहाँ पर ये बॉन्ड बन जाएगा, इधर का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर टूट करके नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, यानी यहाँ पर देखिए नेगेटिव चार्ज बन गया, है ना। अब उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज जाएगा यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए, तो फिर आपका क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, यानी ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए जाएगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो अगला स्ट्रक्चर आपका बनेगा, ये डबल बॉन्ड O, ये पॉजिटिव चार्ज है ना। तो यहाँ पर देखिए ये वाला बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ये तो वहां बना रहेगा, ये बन जाएगा आपका यहाँ पर, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, है ना, फिर क्या होगा कि अब ये वाला बॉन्ड चला जाएगा यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड जो है, यानी ये वाला चार्ज आपका यहाँ पर चला जाएगा इस जगह पर, है ना। ये यहाँ पर जाएगा तो यहाँ से इधर ये चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, यानी जहां से बॉन्ड आया था फिर वहीं पर रोटेट कर देना है इसको, तो ये चला जाएगा। तो यहाँ पर अब अगली स्ट्रक्चर बन जाएगी कि यहाँ पर बॉन्ड और फिर जहां चले थे वहीं पर आ जाएंगे, तो ये हो गया, है ना। इस प्रकार से देखिए जहां से फिनॉक्साइड आयन से चले थे वहीं पर क्या है, हम वापस आ गए। तो ये है इनकी अनुनादी संरचनाएं, है ना। बॉन्ड में आपको रोटेट करके ऐसे दिखाते जाना है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इसमें ये वाली पोजीशन कौन सी है, तो ये वाली जो पोजीशन है इसको कहते हैं आर्थो पोजीशन। इसमें ये वाली पोजीशन यहाँ पर देखिए नेगेटिव चार्ज आया, इसको कहते हैं पैरा पोजीशन। तो आर्थो पर नेगेटिव चार्ज आया है और पैरा पर नेगेटिव चार्ज आया है, यानी ऋण आवेश आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर। तो आर्थो और पैरा पर ऋण आवेश के कारण, यानी नेगेटिव चार्ज के कारण फिनॉल क्या होता है, आर्थो और पैरा निर्देशी होता है ना। आपको लिखना है ये और उसके बाद इसकी ये संरचनाएं बना देनी है। आपसे कहा जाए फिनॉक्साइड आयन के स्थायित्व की व्याख्या कीजिए, तब भी आपको वहां पर ये फिनॉक्साइड आयन की संरचनाएं इस प्रकार से बना देना है उसमें, है ना। तो इस प्रकार से हो जाता है कि फिनॉल अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित करता है, उसका आंसर मैंने बता दिया। फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं अगर आपसे कहे या फिनॉल की कहे तो इसी तरीके से बिल्कुल बना देना है आपको, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद अगले प्रश्न की ओर डिस्कशन में आपसे करता हूं। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो नेक्स्ट जो आपका है वो है विहाइड्रोजनीकरण परीक्षण, यानी डिहाइड्रोजिनेशन टेस्ट इसको कहेंगे, है डिहाइड्रोजिनेशन टेस्ट। तो विहाइड्रोजनीकरण परीक्षण क्या होता है, ये परीक्षण भी आपका एल्कोहल में डिफरेंस करने के लिए, एल्कोहल में विभेद करने के लिए। देखिए ल्यूकास परीक्षण और विक्टर मेयर परीक्षण, ये मैंने आपको दो पढ़ाए थे। उसके बाद आपका एक और परीक्षण होता है जिसका नाम है विहाइड्रोजनीकरण परीक्षण,
है ना। इसमें क्या होता है, तो विहाइड्रोजनीकरण, देखिए वी का मतलब निकलना होता है, हाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का निकलना किसी रिएक्शन के अंदर से, तो विहाइड्रोजनीकरण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे एल्कोहल के विषय में, है ना। तो जब किसी भी एल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो वहां से क्या होता है कि हाइड्रोजन निकल जाता है, जिसके फलस्वरूप प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल, है ना, एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं, जबकि जो तृतीयक एल्कोहल है वो निर्जलीकरण की क्रिया द्वारा एल्कीन का निर्माण करता है ना। ये बात आपको लिख देनी है। जैसे आता है विहाइड्रोजनीकरण परीक्षण, तो जब प्राथमिक व द्वितीयक एल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है, तो क्रमशः एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं, जबकि 3 डिग्री एल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर तो संगत एल्कीन का निर्माण होता है। ये आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक, चलिए, तो विहाइड्रोजनीकरण जो परीक्षण है, इसकी रिएक्शन भी अगर आपको देना हो तो रिएक्शन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मान लिखे तो एक अक्षर कम ही लिखें, लेकिन अगर रिएक्शन लिख देंगे तो फुल नंबर मिल सकता है वहां पर। तो चलिए देख लेते हैं, नंबर फर्स्ट लेते, कोई प्राथमिक एल्कोहल ले लेते 1 डिग्री का RCH2OH, ये ले लिया। अब कॉपर की उपस्थिति में इसको हीट कर देना है Cu और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। मैंने अभी बताया कि प्राथमिक और 2 डिग्री एल्कोहल से हाइड्रोजन निकल जाएगा H2। ठीक, तो ये प्राथमिक एल्कोहल है, यहां पर लिख सकते हैं प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल है, हाइड्रोजन निकल जाएगा तो बनेगा RCHO, H2 बाहर, बना क्या है आपका एल्डिहाइड, है ना। तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड बनेगा, तो प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड। सेकेंडरी एल्कोहल ले लेते हैं कोई, जैसे RCHOH और यहां पर ले लिया R। इसको कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करना है, गर्म कर देना। तो यहां भी क्या है, हाइड्रोजन निकल जाएगा और बनेगा RCOR, तो ये बन जाएगा, ये बनेगा कीटोन। ठीक, तो 2 डिग्री एल्कोहल जो होगा आपका सेकेंडरी एल्कोहल, है ना, यानी 2 डिग्री एल्कोहल, तो 2 डिग्री एल्कोहल इसमें क्या बनाएगा, कीटोन। यहां भी आप लिखना चाहें तो हाइड्रोजन को लिख सकते हैं, H2 बाहर निकल जाएगा, है ना, HE और HE मिलकर के H2 बाहर, कीटोन बन जाएगा। 3 डिग्री एल्कोहल ले लेते हैं, जैसे तो 3 डिग्री एल्कोहल यहां पर हो गया, कॉपर है 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है ना, ये 3 डिग्री का एल्कोहल है, ये कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया। हीट करने के बाद वही आपका एल्कीन बन जाएगा और वाटर बाहर निकल जाएगा। चलिए लिख देते हैं इसको, हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2 3H2O, तो ये बन गया आपका आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। तो इस प्रकार से 3 डिग्री एल्कोहल से आपका बनेगा एल्कीन। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल बनाते हैं आपके एल्डिहाइड और कीटोन, यानी 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन। 3 डिग्री एल्कोहल इस रिएक्शन में विहाइड्रोजनीकरण परीक्षण द्वारा, है ना, एल्कीन का निर्माण करता है। और यहाँ पर देख रहे हैं वाटर निकला, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, है ना। इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका विहाइड्रोजनीकरण परीक्षण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद लास्ट टॉपिक का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक का डिस्कशन कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन एथिल एंड मिथिल एल्कोहल, यानी इन दोनों एल्कोहल के बीच डिफरेंस कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि आप लिखिए इसको। तो यहाँ पर देखिएगा, एक साइड में आपका लिखा हुआ है कि एथिल एल्कोहल और दूसरी साइड में आपका लिखा हुआ है कि मिथिल एल्कोहल। तो डिफरेंस के कम से कम 5 पॉइंट आपको आने चाहिए। कोई भी एग्जांपल आपको लिख सकते हैं, अगर आपको रिएक्शन तैयार तो 5 रिएक्शन भी आप लिख सकते हैं, है ना। तो देखिएगा इसमें क्या लिखा है कि एथिल एल्कोहल में यह 1 डिग्री या प्राथमिक एल्कोहल होता है, यानी जो एथिल एल्कोहल होता है वो क्या होता है कि 1 डिग्री या प्राथमिक एल्कोहल होता है, जबकि मिथिल एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल नहीं होता है ना। प्राथमिक द्वितीयक की डिफिनेशन मैंने आपको बताई थी। ठीक, तो ये आपका शॉर्टकट में यहाँ पर पॉइंट लिखा है, आप इस पॉइंट को जो है इधर के मिथिल एल्कोहल वाले पूरे लिख लीजिएगा,
है ना। इसी का जस्ट उल्टा इधर लिखना होता है ना, सारे पॉइंट इसी का जस्ट उल्टा ही है। तो यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा हुआ है, आप इसको पूरा लिख लीजिएगा। ठीक, यानी इसमें ये प्राथमिक अल्कोहल नहीं होता है, इसलिए लिखा है नहीं होता है। उसके बाद सेकंड देखिए लिखा इसका क्वथनांक अधिक होता है, यानी एथिल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, अधिक होता है, जबकि मेथिल अल्कोहल का जो क्वथनांक है वो कम होता है। देखिए यहाँ इसका क्वथनांक कम होता है लिखा है। चलिए उसके बाद अब अगला पॉइंट देखिएगा, थर्ड नंबर आपके सामने क्या लिखा है कि यह ल्यूकास परीक्षण देता है, यानी एथिल अल्कोहल जो होता है वो ल्यूकास परीक्षण देता है, जबकि मेथिल अल्कोहल क्या है, ल्यूकास परीक्षण नहीं देता है ना, क्योंकि ल्यूकास परीक्षण 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल देते हैं, और जब ये 1 डिग्री है ही नहीं तो ये परीक्षण देगा भी नहीं। तो मेथिल अल्कोहल ल्यूकास परीक्षण नहीं देता है, शॉर्टकट में लिखा हुआ पूरा पॉइंट लिख दीजिएगा इधर। उसके बाद अगला लिखा कि ये पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग होता है ना, यानी एथिल अल्कोहल है वो आपका क्या है कि पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग होता है, इसका यूज पीने के रूप में किया जाता है। जबकि मेथिल अल्कोहल क्या होता है, विषैला होता है, विषाक्त होता है, तो इसका प्रयोग पेय पदार्थ के रूप में नहीं होता है। तो वही लिखा है कि यह पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग नहीं होता है, ये हो गया। उसके बाद देखिएगा 5 नंबर, यह आयोडोफार्म परीक्षण देता है, यानी जो एथिल अल्कोहल है वो आयोडोफार्म परीक्षण देता है, जबकि मेथिल अल्कोहल आयोडोफार्म परीक्षण नहीं देता है। ठीक, तो यहाँ पर लिखा है नहीं देता है, इसका मतलब क्या है, पॉइंट पूरा कर लीजिएगा कि यह आयोडोफार्म परीक्षण नहीं देता है, मेथिल अल्कोहल में हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर लिखा कि यह ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन नहीं बनाता है, यानी जो एथिल अल्कोहल है वो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन नहीं बनाता है, जबकि जो मेथिल अल्कोहल है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन क्या करता है, बनाता है ना, सैलिसिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पर तो मेथिल सैलिसिलेट बनता है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन जिसको कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाता है आपका एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल में डिफरेंस, है ना। इस प्रकार से आपका ये जो चैप्टर था अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का वो कंप्लीट चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। उसके बाद इसमें मैंने आपको बहुत सारे शॉर्ट प्रश्न भी करवाए हैं, है ना, जिनको आप एग्जाम की दृष्टि से तैयार कर सकते हैं, और ये डिफरेंस वगैरह भी कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया हुआ होगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।